हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे कि थायराइड हार्मोन्स कैसे सीक्रेट होता है, उसका सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जानना है कि उसका एक्शन मेनली क्या है। तो थायराइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? T3 और T4 मेन होता है, ठीक है। मतलब इसे बोलते हैं ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। और ये दोनों सिंथेसाइज कहाँ से होते हैं? थायराइड ग्लैंड से होते हैं, ठीक है। जिनमें से T3 है मोर एक्टिव और T4 लेस एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये क्योंकि ये एंडोक्रीन ग्लैंड से सीक्रेट होता है और हार्मोन से, तो डायरेक्टली ब्लड में आ जाएगा। कोई डक्टलेस, मतलब ये एक्चुअली डक्टलेस ग्लैंड होता है। तो ब्लड में इसका जो प्रेजेंस है वो फ्री फॉर्म में कुछ होता है और बाउंड फॉर्म में कुछ होता है। मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन, इसका मतलब 99% जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो बाउंड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ 1% ही फ्री फॉर्म में रहता है। अब ये जो बाउंड फॉर्म में किसके साथ रहता है? विथ प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो थायराइड हार्मोन्स को बाउंड करते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन होते हैं, ट्रांसथायरेटिन और ग्लोब्यूलिन। ये जो ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो स्पेसिफिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इसको बाउंड करते हैं थायराइड को, उसे बोलते हैं TBG, मतलब थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। और ये जो ट्रांसथायरेटिन पार्ट जो है, ये देखो इसके नाम में ही है। देखो ये थायराइड हार्मोन को जो बाउंड करते हैं इसके नाम के अंदर ही है। एक तो ट्रांस, देखो थाई पार्ट है और रेट पार्ट है। रेट मतलब विटामिन ए, मतलब ये विटामिन ए और थायराइड को बाउंड कर सकता है, ठीक है। इनमें से थायराइड को भी करता है, ठीक है। तो ये तीनों जो प्रोटीन्स हैं, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्लोब्यूलिन, मतलब थायराइड बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन का कंट्रीब्यूशन थायराइड बाइंडिंग में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी ये जो हार्मोन्स काम करते हैं किसके थ्रू? इसके रिसेप्टर के थ्रू। ऑब्वियसली काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए होंगे। इसका रिसेप्टर कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में। जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, बहुत कम हार्मोन्स होते हैं जिसका डायरेक्ट न्यूक्लियस में रिसेप्टर होता है। हम क्या जानते हैं? हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप का होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर, ठीक है। सेल के अंदर कुछ होते हैं और सेल के मेम्ब्रेन में कुछ होता है। तो मेम्ब्रेन वाला बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर होता है सेल के अंदर। अभी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है। तो यहाँ पे रहता है थायराइड हार्मोन का रिसेप्टर डायरेक्ट न्यूक्लियस में, ओके। और ये सेल, इसके मतलब ये थायराइड हार्मोन को सेल के अंदर जाने के लिए, मतलब न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए सेल मेम्ब्रेन से कुछ चैनल प्रोटीन से होके जाना होता है। कुछ प्रोटीन्स मतलब चैनल होता है, कैरियर होता है जो हेल्प करता है थायराइड को बाहर से अंदर जाने के लिए। उनमें से एक होता है ये MCT, मतलब मोनोकार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर, और दूसरा होता है OATP, मतलब ऑर्गेनिक। देखो पहले MCT क्या है? मोनो कार्बोक्सिलेज ट्रांसपोर्टर, ओके। और OATP कौन है? ऑर्गेनिक एनायन, A फॉर एनायन, T फॉर ट्रांसपोर्टिंग, P फॉर पॉलीपेप्टाइड। ये जो दो चैनल प्रोटीन हैं, ये दो चैनल प्रोटीन से थायराइड हार्मोन को होके गुजरना होता है। ये हेल्प करता है सेल के अंदर जाने के लिए, मतलब न्यूक्लियस तक जाने के लिए। तो ये हो गया रिसेप्टर वाला पार्ट। अभी आता है T3 और T4, जो मेन थायराइड हार्मोन्स है हमारा, दो टाइप के। उनमें से डिफरेंस क्या है ये जान लेते हैं। देखो पोटेंसी, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन होता है? T3 कम होते हैं, T4 कम पोटेंट होते हैं। एक्टिविटी मतलब कौन सा ज़्यादा एक्टिव है? T3 ज़्यादा एक्टिव है, T4 कम एक्टिव है, लेस एक्टिव है। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है? T3 का रैपिड है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। और ये हमारा जो है T4 का ये ग्रेजुअल है या फिर स्लो, ओके। हाफ लाइफ पर, मतलब प्लाज्मा हाफ लाइफ किसका ज़्यादा है? T3 का हमेशा लेस है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्टिव है तो इसलिए इसका हाफ लाइफ कम है। और T4 का ज़्यादा है हाफ लाइफ, ज़्यादा टाइम तक रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक स्टेट, मतलब एक पॉइंट है दोनों में से, दोनों का डिफरेंस में बताते हैं क्यों है ये। और ब्लड में T3 और T4 में से किसका लेवल ज़्यादा रहता है? जो एक्टिव ज़्यादा है उसका लेवल कम है, जो एक्टिव कम है उसका लेवल ज़्यादा होता है।
अब देखो यहाँ पे क्योंकि हाफ लाइफ मतलब ब्लड में ज़्यादा टाइम तक प्रेजेंस T4 का ज़्यादा होता है, इसीलिए जो सब ड्रग्स होते हैं वह सब T4 से मतलब टेट्राहाइड्रोथायरोनिन एनालॉग बनाते हैं, ठीक है। T4 को ड्रग फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ओके। अभी इसमें एक पॉइंट आता है पेरिफेरल कन्वर्शन। पेरिफेरल कन्वर्शन क्या है, देखो ब्लड है, ये ब्लड वेसल में मान लेते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या रहता है, T4 रहता है ज़्यादा, तो ज़्यादा चांसेस है कि सेल के अंदर वो जो अपटेक होगा थायराइड हार्मोन्स का तो T4 का ही होगा। अब ये T4 का पोटेंसी बहुत कम है, इसका इफ़ेक्ट दिखाने के लिए इस सेल में इसका पोटेंसी बहुत कम है, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाने के लिए इसको T3 में कन्वर्ट होना चाहिए, ज़रूरत है। तो ये जो कन्वर्शन है T4 टू T3, ये एक एंजाइम हेल्प करता है जिसे हम बोलते हैं डी आयोडीनेज। अब डी आयोडीनेज का ये जो रिएक्शन है फ्रॉम T4 टू T3, इस रिएक्शन को बोला जाता है पेरिफेरल कन्वर्शन, ओके। पेरिफेरल कन्वर्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, जिसमें हेल्प करता है डी आयोडीनेज, जिसकी वजह से T4 का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ओके। तो ये हो गया T4 T3 का मतलब जो डिफरेंस क्या होता है। अब मेन का मतलब जो टॉपिक में आता है एक्शंस क्या है, ये जो T3 या फिर T4 का मेन एक्शंस क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो है BMR को इंक्रीज़ करना। BMR मतलब बेजल मेटाबॉलिक रेट, बेजल मेटाबॉलिक रेट। अब ये जो बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने की वजह से जो ऑक्सीजन कंजम्पशन होता है ना, कंजम्पशन मतलब रेस्टिंग स्टेट में वो ज़्यादा हो जाता है। बेजल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ होने की वजह से बेजल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा रहता है ड्यू टू थायराइड हार्मोन्स, ओके। दूसरा क्या है इम्पॉर्टेंट, फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। ये क्या है, ये इसको हम पहले डिटेल्स में जानते हैं। देखो अनकपलर्स मतलब कुछ चीज़ को कपल होने में रेजिस्ट करता है, उसको उल्टा करता है, ठीक है। हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे ATP जनरेशन होता है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। अब ये जो ATP प्रोडक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की जो प्रोसेस है, मतलब जो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो सब NADPH और FADH मॉलिक्यूल्स जाते हैं, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे ATP जनरेट होता है। तो उस प्रोसेस में थायराइड हार्मोन्स कुछ मतलब इसमें इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर करके क्या होता है, ये ATP को डिग्रेड करके हीट जनरेट करता है। ATP को तोड़ करके, ATP को एज ए एनर्जी में कन्वर्ट ना करके, इसको मतलब वो कंजर्व ना करके, ये इसको हीट प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ATP से डायरेक्ट हीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकली काम करता है। ये थायराइड हार्मोन्स नॉर्मली ऐसा ही काम करता है, ऐसा हीट जनरेट करता है, तो इसलिए बोलते हैं फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स, मतलब ATP प्रोडक्शन में अनकपल करता है, ठीक है। मतलब ADP प्लस फॉस्फेट मिला करके ATP होता है, लेकिन ये प्रोसेस में ये हीट जनरेट कर देता है अनकपल करके ATP को, ठीक है। तीसरा है क्या, ये यूनिवर्सल कैटाबोलिक है। यूनिवर्सल ये कैटाबोलिक है, मतलब कैटाबोलिक इन नेचर। कार्बोहाइड्रेट से क्या प्रोड्यूस करता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करते हैं, ग्लूकोज लाइपिड को लाइपोलाइसिस करता है, और प्रोटीन को प्रोटियोलाइसिस करेगा, प्रोटियोलाइसिस। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये कैटाबोलिक नेचर है तो कोलेस्टेरॉल का भी डिग्रेड कर देगा, इसको लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दो स्टेट होता है थायराइड रिलेटेड क्लिनिकली, एक होता है हाइपोथायराइड और दूसरा होता है हाइपरथायराइड। तो हाइपोथायराइड में थायराइड लेवल कम है तो वहाँ पे क्या होगा, कोलेस्टेरॉल का लेवल डिक्रीज़ नहीं होगा। नॉर्मली जो होना चाहिए था नॉर्मल लेवल रहने से, थायराइड का नॉर्मल लेवल में रहने से जो कोलेस्टेरॉल लेवल डिक्रीज़ होता है वो नहीं होता है हाइपोथायराइड स्टेट में। तो वहाँ पे क्या होता है, कोलेस्टेरॉल लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपोथायराइड स्टेट में नॉर्मली कोलेस्टेरॉल लेवल ज़्यादा रहता है। और फिफ्थ कंट्रीब्यूशन क्या है थायराइड का डेवलपमेंट के टाइम पे, देखो ये ब्रेन ग्रोथ और बोन ग्रोथ में, दोनों के ग्रोथ में
कंट्रीब्यूशन है इसका। अगर कंजेनिटली हाइपोथायरॉयडिज्म अगर होता है कहीं पे, मतलब थायराइड लेवल कम होता है, तो ब्रेन ग्रोथ हिंडर होगा और बोन ग्रोथ भी हिंडर होगा, मतलब वो मेंटल रिटार्डेड होगा, और बोन मतलब वो डुअर्फ भी होगा। डुअर्फ नहीं, एक्चुअली शॉर्ट स्टेचर होगा। यहाँ पे एक ही बात है, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हमारा हाइट में उतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना ग्रोथ हार्मोन लेवल कम होने से होता है, ठीक है। अच्छा, तो शॉर्ट स्टेचर होगा, सॉरी, शॉर्ट स्टेचर और मेंटल रिटार्डेशन, ये हमारा अगर कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वहाँ पे देखा जा सकता है, ठीक है। और सिक्स्थ जो है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रिस्पॉन्सिवनेस टू कैटेकोलामिन्स को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब जो कैटेकोलामिन्स क्या है, नॉर एड्रेनलिन, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन जो है, इसको नॉरएपिनेफ्रिन बोलते हैं, एपिनेफ्रिन और डोपामिन, ये तीन को हम कैटेकोलामिन्स बोलते हैं। ये हार्ट में मेनली इसका काम क्या है, इनका काम मेनली हार्ट में होता है। वहाँ पे जो बीटा रिसेप्टर होता है हार्ट में, जिसके वजह से ये काम करने से नॉरएड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और डोपामिन काम करने से हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज्ड हार्ट रेट होता है, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है, ठीक है, और हमारा इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है, कार्डियक आउटपुट होता है। सो अगर ये थायराइड हार्मोन ब्लड में ज़्यादा होगा तो वो डायरेक्टली हार्ट रेट को और कंट्रैक्टिलिटी को और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज तो नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करता है, वो कैटेकोलामिन्स के एक्शन को और भी मतलब एक्सेलरेट कर देता है, ज़्यादा उसको फैसिलिटेट करता है कि उसका रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा हो जाए, मतलब उसका एक्शन ज़्यादा दिखाने लगे। तो इसे ही बोलते हैं हम उसको रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब ज़्यादा करता है कैटेकोलामिन्स के, इसलिए। और कैटेकोलामिन्स का मेन काम क्या है हार्ट पे ये है हमारा, जो हार्ट रेट इंक्रीज़ करना, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाना और कार्डियक आउटपुट बढ़ाना। और ये होता है किसकी वजह से, उसके प्रेजेंट बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होने की वजह से, एक बीटा रिसेप्टर होता है। तो एक कंडीशन होता है, मेडिकल कंडीशन, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, स्टॉर्म मतलब कुछ बहुत तेज़ी से कुछ आने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा T3 और T4 का लेवल इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। इस स्टेट में बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन्स ब्लड में आ जाता है, थायराइड स्टॉर्म में, तो इसके वजह से हमारा हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्टिलिटी सब कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या देते हैं ऐसे ड्रग, वो देते हैं हम बीटा ब्लॉकर, ठीक है, क्योंकि हार्ट में ज़्यादातर एक्शन, मतलब सारे के सारे जो एक्शन है वो बीटा रिसेप्टर मेडिएटेड होते हैं, और ये कैटेकोलामिन्स की वजह से होता है। तो इसीलिए थायराइड स्टॉर्म में हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, लाइक प्रोप्रानोलोल, ठीक है। प्रोप्रानोलोल ये हमारा प्रोटोटाइप ड्रग होता है बीटा ब्लॉकर के क्लास में। सो हम ये जो 6 मेन एक्शन देखते हैं थायराइड हार्मोन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से बीएमआर इंक्रीज़ करना, और ये जो है हमारा मेंटल रिटार्डेशन भी कर सकता है। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो वहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और ये हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट में हम कैसे देखें, कोलेस्टेरॉल लेवल इंक्रीज़ हो जाता है हाइपोथायरॉयड स्टेट में। और कैटाबोलिक, ये क्योंकि थायराइड हार्मोन एक वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि यूनिवर्सली कैटाबोलिक इन नेचर होता है, जिसके कंट्रास्ट में हम देखेंगे हमारा जो इंसुलिन है वो यूनिवर्सली एनाबोलिक होता है वो, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था, आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।